मैंने 1956 में इलाहाबाद से इंटरमीडिएट करने के बाद बीए करने के लिए बनारस विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और बिरला हॉस्टल में रहने लगा। अब दरअसल किस दिन किस संबंध में कार्य से मुलाकात हुई इसकी मुझे पूरी स्मृति नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदी विभाग में किसी कारण किसी उद्देश्य से किसी प्रयोजन से जब मैं गया तो वहाँ कारण जी से मेरी मुलाकात हो गई। पता चला कि वो मेरे ही छात्रावास में रहते हैं और दक्षिण से आए हुए विद्यार्थी हैं, हिंदी से एमए कर रहे हैं वो। तो चूँकि जब उन्होंने अपना कमरा नंबर बताया तो वो मेरे कमरे के आसपास ही पड़ता था, तो हम लोग मिलने जुलने लगे। उनकी दिलचस्पी भी साहित्य में थी और मैंने भी कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया था। कारण जी की प्रारंभ से ये विशेषता थी और अंत तक बनी रही कि वो पता नहीं कैसे जो मैं नहीं कर पाता था उस वक्त और अब भी नहीं शायद, वो हिंदी की सारी पत्र पत्रिकाएँ मंगा लेते थे। जब मुझे लगा कि जो पत्रिकाएँ मेरे पास नहीं आती हैं या मैं नहीं मंगा सकता, वो कारण जी के पास आती हैं और वो पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इतनी पत्रिकाएँ मंगाते हैं, जिनको पढ़ना तो मैं भी चाहता हूँ लेकिन मैं मंगा नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे ले लिया कीजिए। तो इस तरह से हमारा संपर्क बढ़ता गया। फिर साहित्य पर बातें होती रहीं। उन्होंने दक्षिण भारतीय साहित्य से मुझे परिचित कराया, कई नामों से बड़े बड़े नामों से परिचित कराया, शिवराम कारंत के नाम से, आद्य रंगाचार्य वगैरह के नाम से, कुछ नए लोग जो बाद में आए, गिरीश कार्नाड वगैरह, उन लोगों के नाम से, अनंत मूर्ति के नाम से। तो ये बढ़ता गया। तो मुझे भी उनकी जानकारी पर हिंदी साहित्य के बारे में भी आश्चर्य हुआ और उन्हें भी शायद कि मेरी साहित्यिक रुचियाँ काफ़ी व्यापक क्षेत्र में हैं। तो हमारी एक मित्रता सी हो गई और वो धीरे धीरे गंभीर होती गई। फिर बाद में उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में जब हम दोनों ने बीएचयू का संगीत महाविद्यालय ज्वाइन किया तो वहाँ वोकल म्यूज़िक के छात्र बन के गए और मैं वहाँ वायलिन का छात्र बन गया। हमारे प्रिंसिपल थे ओंकार नाथ ठाकुर, अपने समय के दिग्गज गायक। तो कारण जी ने वहाँ सीखना शुरू किया। मेरा ख्याल है उस वक्त उनके जो शिक्षक थे वो बलवंत राव थे, जहाँ तक मुझे स्मृति है। और मेरे जो शिक्षक थे वायलिन के वो एक सोनटक्के जी थे, वो महाराष्ट्रियन थे। फिर साहित्य में चूँकि उनकी दिलचस्पी गहरी थी और हिंदी से एमए भी कर रहे थे वो, तो हमारे गुरु भी करीब करीब समान ही थे। आचार्य द्विवेदी हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और डॉक्टर नामोर सिंह जो अभी हिंदी के शीर्षस्थ समीक्षक हैं, वो उन दोनों एक उभरते हुए आलोचक और बड़े लोकप्रिय अध्यापक थे। तो उनसे हम लोगों का संपर्क हुआ। द्विवेदी जी ही दरअसल कारण जी का मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी वो नई कविता में लय बोध पर अपना लघु प्रबंध शोध प्रबंध लिखा और फिर उसी विषय से संबंधित वो पीएचडी भी कर रहे थे, जो संभवतः पूरी नहीं कर पाए। बाद में हम दोनों संगीत महाविद्यालय के छात्रावास, जो वैसे तो एक राजघराने का किलानुमा महल था, रीवा कोठी कहलाता था, उसके वहाँ रहने चले गए। तो वहाँ भी दिन रात का निरंतर साहचर्य था। तो इस तरह से घनिष्ठता हमारे बीच विकसित होती रही। साहित्य संगीत की चर्चा तो चलती थी। फिर अचानक कारण जी ने बताया मुझे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो अभी भी स्थापित हुआ था वहाँ, और संभवतः उसके पहले बैच के लिए उन्हें चुन लिया गया है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ चले गए। उसके बाद कुछ वर्षों का संभवतः अंतराल रहा होगा, लेकिन वहाँ से आते थे वो। मैं उन दिनों एमए करने के बाद फिर चला गया बिहार के एक डिग्री कॉलेज में अध्यापन करने के लिए। तो कर्ण जी वहाँ भी आए, मुझसे मिले। फिर हम लोग वहाँ से पटना जाते थे। पटना में कई साहित्यकारों से मिलना चाहते थे। नलिन लोचन शर्मा थे, राजकमल चौधरी थे, ऐसे कई साहित्यकारों से जो उन दिनों बिहार के विख्यात साहित्यकार थे। और कुछ यंग भी थे। राजकमल चौधरी का बड़ा नाम हो रहा था उन दिनों नए कवियों में। तो
तो इस तरह संपर्क बना रहा हमारा। मैंने जैसा कि बताया आपको कि क्रमशः उनका झुकाव नाटक की ओर, थिएटर की ओर कह लीजिए, बढ़ता गया। और जब प्रशिक्षण प्राप्त करके निकले, पहले बैच में ही थे वो, अलका जी उनके उस वक्त निर्देशक हो चुके थे, और उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने, और पहले बैच में उन्होंने वहाँ बहुत ही दक्षता प्राप्त की और उनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। तो धीरे धीरे उनके साहित्य की ओर से अभिरुचि कम होती गई, वो एकाग्र हो गए रंगमंच और थिएटर की ओर ही। तो इस तरह से मैनेज करने का प्रश्न नहीं उठता है। साहित्यकारों के संपर्क में रहते थे, वो बात भी करते थे, लेकिन जैसे कि उनकी मनोवृत्ति थी, वो दत्तचित्त होकर, एकाग्र होकर एक ही विधा की ओर या एक ही दिशा में संलग्न हो जाते थे। तो इस तरह से वो तल्लीन हो गए थे रंगमंच के प्रति कि उनको आसपास की सुध बुध में रहती ही नहीं थी। उन दिनों पूरी तरह से साहित्य से क्या, वो संसार से ही कट चुके थे, इसलिए मैनेज करने का प्रश्न नहीं उठता है। बनारस में नाटक मंचन तो उन्होंने शुरू नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त रंगमंच की ओर पूरा झुका हुआ नहीं था उनका। रंगमंच में अभिरुचि थी, लेकिन संगीत को झुकाव था, रंगमंच या नाटक की ओर नहीं था। वो तब हुआ जब वो चुन लिए गए, क्योंकि बचपन से ही, जैसा आपको पता होगा कि बचपन से ही वो पहले वहाँ एक थिएटर में काम कर चुके थे। बहुत दिलचस्प किस्से बताया करते थे वो थिएटर के संस्मरणों के, कि कभी कभी उनको वो कम किशोर वय के थे, देखने में सुंदर थे, गोरे चिट्टे थे, दाढ़ी मूछ निकली नहीं थी, तो उनको स्त्रियों का अभिनय करने के लिए दे दिया जाता था। और वो बहुत ही अनगढ़ किस्म के थिएटर हुआ करते थे उन दिनों। तो उसके बहुत दिलचस्प किस्से उनके थे जो सुनाया करते थे, वो कहानी अलग है। बहरहाल, तो इस तरह से वो साहित्य की उनका झुकाव धीरे धीरे कम होता गया और रंगमंच पर एकाग्र होता गया। और रंगमंच में उन्होंने जो दक्षता प्राप्त की, वो तो सारा भारत जानता है, एक तरह से कहें तो सारा संसार जानता है। जैसा मैंने बताया आपको कि संपर्क हमारा बना रहता था, मतलब जिस तरह से हम बनारस में रहते थे, दिन रात का मिलना था, उठना बैठना, खाना पीना, वैसा नहीं रहा। महीनों पर कभी कभी होता था, कभी मैं दिल्ली आता था, दिल्ली में रहते थे, मुलाकात होती थी। फिर बीच में हम लोग दो एक कॉमन मित्र थे जो टेलीविज़न में प्रोड्यूसर थे, ए प्रताप उनका नाम था। वो रहते थे साउथ एक्सटेंशन में, और संयोग से कारण जी भी साउथ एक्सटेंशन में रहते थे उन दिनों। तो जब मैं आता था कभी कभी अपने मित्र से मिलने, ए प्रताप से, तो कारण जी पास ही एक दूसरी बरसाती नुमा जगह में रहते थे, तो हम लोग मिलते जुलते थे। और इस तरह से क्रम एकदम से नहीं टूटा, लेकिन अपेक्षाकृत कम हो गया। अंतराल बढ़ता गया मिलने जुलने का, लेकिन वो थोड़ा बढ़ता गया। फिर जब वो डायरेक्टर हो गए यहाँ एनएसडी के, तब तक मैं भी दिल्ली में आ चुका था। तो हफ्ते में एक आध बार मिलना हो ही जाता था। कभी वो हमारे यहाँ आते थे, कभी हम उनके यहाँ चले जाते थे। उन दिनों वो कई नाटक निर्देशन कर रहे थे। विद्या सुंदरम का किया था उन्होंने, अंधेर नगरी का किया था, इस तरह से कई नाटकों किया था। बड़े ख्यात हुए थे नाटक। हाय वदन का किया था उन्होंने, जो बहुत ही विख्यात हुआ था, और बल्कि उसी से कारण जी की वो ख्याति मिली और मिलनी शुरू हुई। तो इस तरह से क्रम टूटा नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं भोपाल मुझे जाना हुआ, तो अशोक वाजपेयी थे वहाँ भारत भवन के, वो हमारे मित्र थे, कानंद के मित्र थे। तो कानंद को उन्होंने पहले ही बुलाया था। मैं उन दिनों शिमला में जवाहर यूनिवर्सिटी में हिंदी का पढ़ाता था, तो मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हुई। डॉक्टर ने कहा कि आप पहाड़ से कहीं अलग मैदानों में अगर आप आ जाएं तो ठीक हुआ, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने जब तलाश किया तो मालूम हुआ कि भारत भवन में ऐसी एक जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ। संयोग से उनके मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी, वो मेरे संबंधी दूर के होते थे। तो उन्होंने कहा कि आप अगर भोपाल आना चाहें तो आपके मित्र हैं ही वो अशोक वाजपेयी, भारत भवन में आ जाइए। तो मैं भारत भवन में गया तो अशोक वाजपेयी ने कहा कि आप वागर्थ, जो उसका साहित्य विभाग था, प्रभाग था, उसका संचालन कीजिए। तो संयोग से मैं जब गया तो पहले ठहरा कारण जी के यहाँ। 2-3 महीने में उन्हीं के घर में रहा, तो मुझे सरकारी आवास मिलने में देर हुई, तो उनके साथ ही रहा।
फिर बाद में उनके पास के ही घर में एक बंगला मुझे मिल गया तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन उससे भी यह था कि लगभग 7-8 वर्षों तक तो निरंतर आना जाना मिलना जुलना चलता रहा। उसके बाद जैसा कि पता है कि एक दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हुई और उससे कारण जी को काफ़ी परेशानी हुई, कष्ट भी उठाना पड़ा। और करण जी हम साथ ही बैठे, दुर्घटना हो चुकी थी। जब हुआ तो अस्पताल में हम जाते थे, विवाह जहाँ जली थी उससे मिलते थे। तो उसे डर था, भय था कि संभवतः इस मामले में करण जी को कहीं इन्वॉल्व न कर लिया जाए, तो जो कि हुआ भी दुर्भाग्य से। प्रेमा जी थी, उनकी पत्नी थी वहाँ। तो जिस रात ये दुर्घटना हुई और जब उनको जाना पड़ा, पुलिस ले गई उनको, तब भी मैं उनके साथ बैठा हुआ। फिर मैंने उनको उसी रात को, अर्जुन सिंह उन दिनों कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, मैंने फ़ोन किया कि इस दुर्घटना हो गई है। तो बाद में 2-3 दिन बाद आए वो, पता उन्होंने किया। और लेकिन पुलिस होती है, उसकी जांच पड़ताल की प्रक्रिया होती है, लंबी होती है, उलझन भरी होती है, कष्टकारी होती है। करण जी को उन सबसे सारे ऑर्डियल से गुजरना पड़ा। फिर कुछ दिनों के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जल्दी वहाँ से मुक्त हो गए वो। और कुछ दिनों बाद सरकार ने मुकदमा भी उठा लिया उसके ऊपर से। लेकिन उससे वो इतने निराश, हताश और टूट से गए थे, और उनका मन बिल्कुल भारत से, भवन से, भोपाल से उचट चुका था। तो हम लोगों के, अशोक वाजपेयी के सबके रोकने के बावजूद उनका नहीं, अब मैं ये कलंक लेकर अब यहाँ मैं नहीं रहना चाहता। तो रामकृष्ण, ऐसा पता होगा हेगड़े जी थे वहाँ उनको बुला लिया गया और कोई कुछ चीज़, मतलब रिपोर्टरी वगैरह कहीं चलाई उन्होंने, आप लोगों को ज़रा पता होगा। तो इस तरह से हुआ। तो ये अब बिलगाव लगभग एक फाइनल था हमारा उनका। ये बहुत दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था। ये लगभग एक ग्रीक ट्रेजेडी की तरह घटित हुआ। देखिए, ये लंबी और बड़ी उलझन भरी और दुखद कहानी है। इसके बारे में अशोक वाजपेयी आपको ज़्यादा बता सकते होंगे, बताया होगा उन्होंने। तो क्योंकि भारत भवन विद इन नो टाइम, कह सकते हैं आप, अचानक उभर कर एक भारत के मानचित्र पर एक बहुत बड़े सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के रूप में आ गया था। और एक बार इंदिरा गांधी गई थी उसका उद्घाटन करने के लिए, तो कहीं उन्होंने बाद में कह भी दिया था कि भोपाल का भारत भवन जो है ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। ये लोगों के गले नहीं उतर रही थी। कुछ लोग अशोक वाजपेयी के भी दुश्मन हो गए थे, ईर्ष्या द्वेष किसी कारणों से। और फिर भारत भवन के कुछ क्रियाकलापों से भी कुछ लोगों को प्रसन्नता नहीं थी। सबसे अधिक परेशानी थी स्थानीय लोगों को, विशेष रूप से पत्रकारों को। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो स्थानीय पत्रकार होते हैं उनकी मनोवृत्ति बड़ी संकीर्ण होती है। अच्छा, दूसरे साहित्य पत्रकारी नहीं, साहित्यकार भी, साहित्यकारों को भी और वहाँ के दूसरे रंगकर्मियों को और चित्रकारों को, और इसको लगता था कि मध्य प्रदेश में इतनी प्रतिभा है ही, जैसा उनको लगता था। इतनी प्रतिभाएं हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी हैं, रंगमंच के क्षेत्र में भी हैं, चित्रकला के क्षेत्र में भी हैं। तो ये बाहर से लोग क्यों बुलाए जा रहे हैं, ये बात उनके गले के नीचे उतरी नहीं। तो शुरू से ही भारत भवन की नींव से तो नहीं, लेकिन भारत भवन के उद्घाटन के साथ ही इस ईर्ष्या द्वेष के बीज भी बो दिए गए वहाँ, और धीरे धीरे बढ़ते रहे और इस तरह के बाद की कुछ विस्फोटक घटनाओं के रूप में पुष्पित और पल्लवित हुए। तो करण जी को शुरू से ही कहा करते थे, करण जी कई साल पहले से मैं गया तो कहने लगी यहाँ के लोग दक्षिण भारतीयों को नहीं चाहते। तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी। हम कहा, करण जी कैसे सोच रहे हैं आप, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग दक्षिण भारतीय नहीं, हम साथ पढ़े लिखे हैं। दिल्ली में आप प्रतिभा का लोहा सभी मान चुके हैं, मानते हैं, आज तक मानते हैं। तो उत्तर भारत में भी आपको उतनी प्रतिष्ठा मिल रही है, बल्कि उत्तर भारत से ही आप प्रतिष्ठित हुए हैं। यहीं से आप दक्षिण की ओर आपकी ख्याति गई है, दक्षिण से आपकी ख्याति यहाँ नहीं आई है। तो उत्तर भारत, हिंदी के लोग, हिंदी भाषी ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति का नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। बल्कि कभी कभी मेरी बहुत लंबी और थोड़ी सी झगड़ालू बहसें हो जाती थी इस प्रश्न को लेकर, लेकिन हुआ है। और उसमें कुछ पत्रकारों का विशेष योगदान था। और असल में वास्तविक दुश्मनी अशोक वाजपेयी ने बताई होगी आपको। लोगों की ईर्ष्या और द्वेष की जो केंद्र थे अशोक वाजपेयी थे।
क्योंकि अशोक वाजपेयी एक नौकरशाही होकर नहीं रह गए थे, बल्कि वो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति बन गए थे। तो पत्रकारों को और वहाँ के प्रतिभाओं को ही उनके ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि उनके जो सहकर्मी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो भी अशोक वाजपेयी की ख्याति को हजम नहीं कर पा रहे थे। तो सब कुछ पूंजीभूत होकर, एक्युमुलेट होकर, जैसा कि होता था और स्वाभाविक भी था कि होता। और फिर अब ये भी संयोग देखिए कि जो रंगमंच के और भारत भवन का जो थिएटर विंग था उसके निर्देशक थे कांत, और जो चित्रकला का जो केंद्र था रूपंकर जिसका नाम था, उसके सर्वे सर्वा और निर्देशक जी स्वामीनाथन थे, वो भी दक्षिण भारतीय। तो कई तरह से वहाँ के लोगों के गले के नीचे बात उतर नहीं रही थी, वो बार बार किसी न किसी को उभर आती। फिर इसलिए वो पत्रकारों में भी पत्रकारों को उकसा कर कि देखिए ये तो भारत भवन जो है वो अश्लीलता का केंद्र होता जा रहा है। अच्छा, वहाँ कारण जी ने रिपोर्टरी स्थापित की थी जिसमें लड़के लड़कियाँ सब रहते थे। अब एक छोटा सा शहर भोपाल भले ही राजधानी था, भारत भवन में लड़के लड़कियों का आना जाना, मिलना जुलना, ये सब कुछ सामान्य बातें थी, स्वाभाविक बातें थी। ये वहाँ के लोगों को गले के नीचे नहीं उतर रही थी, और तरह तरह के स्कैंडल्स फैलाए जाने लगे थे, कहानियाँ गढ़ी जाने लगी थी कारण जी के बारे में, अशोक वाजपेयी के बारे में, इस तरह से। तो उस अखबार में छपते रहते थे, पहले छप रहे थे धीरे धीरे। इसी बीच उनको मिल गया एक, और फिर तिल का ताड़ बनाकर उसको जितना जिस स्तर पर उछाला जा सकता था, ये बहुत अमानवीय भी था और अत्यंत त्रासद भी था। तो इस तरह से ये हुआ। अब उसके बारे में अधिक क्या उसका वो इसको क्या कहते हैं, बखिया उधेड़ कर देखना और उचित नहीं लगता है, मुझे भी कष्ट होता है। हुआ ये कि उसके बाद मैं भी वहाँ छोड़ कर आ गया। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और वो न तो अशोक वाजपेयी को चाहती थी, न स्वामीनाथन को चाहती थी, और मैं तो चूँकि दूसरे क्षेत्र में था और मेरा इतना ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं था, और मैं वहाँ OSD था, मूलतः सरकार से जुड़ा हुआ था, तो मैं संभवतः वहाँ बना रह सकता था। लेकिन जब देखा कारण भी चले गए, अशोक वाजपेयी को ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने, ग्वालियर भेज दिया, जिसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहते थे, स्वामीनाथन भी छोड़ चले आए। तो मिला क्या, आई हैव बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई, और बिना कोई जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता था, जिनसे मेरे संपर्क थे, संबंध थे, वही नहीं रहे, तो मेरा होने का मतलब क्या है। तो वन फाइन मॉर्निंग कहिए, वन फाइन बैड इवनिंग कहिए आप, मैंने अपना बोरी बिस्तर उठाया और घर वर जैसा मिला सरकारी घर उसी छोड़ छाड़ के, जो बाद मेरे बच्चे उच्चे सामान वामान लेकर यहाँ आए, मैं एक सूटकेस और एक होल्डाल के साथ यहाँ आ गया। और एक गांव है यहाँ, जिसको शाहपुर जाट कहते हैं, साउथ दिल्ली में, वहाँ की जनता फ्लैट में रहने लगा। तो कई महीनों तक बेकार में पड़ा रहा। फिर संयोग से कुछ मित्रों की कृपा थी, कुछ संयोग था कि मुझे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, मार्कंडेय सिंह, वो मुझे पहले से भी जानते मानते थे। उनको पता था कि मैं अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर बसी बसाई बनी बनाई यहाँ आ गया हूँ और बेकार हूँ। तो उन्होंने मुझे दिल्ली की हिंदी अकेडमी का सेक्रेटरी बना दिया, जहाँ कुछ वर्षों तक मैं रहा। कारण जी आते आते थे, मिलते जुलते रहे, और काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते थे। और जैसे मालूम है आपको, बहुत ही व्यस्त रहते थे और बहुत ही एक्टिव थे, ओवर एक्टिव थे, बल्कि वो भी वर्कोहलिक किस्म के थे, बहुत रेस्टलेस रहते थे। उनको काम न मिले तो परेशान हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं अब वो काम ढूंढ लेते थे दिल्ली आने के लिए, इसके लिए बुलाते भी रहते थे लोग उनको। इतने विख्यात व्यक्ति थे, इतने हर आदमी उनको चाहता था कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखा जाए उनको। उसे संयोग से उस वक्त थोड़े अपेक्षाकृत खाली थे तो बुलाया जाता था यहाँ। राम गोपाल बजाज थे, ये लोग थे जो उन दिनों उनके पहले उनके शिष्य थे, बाद में उनके सहयोगी बने, और फिर बाद में वो निर्देशक हो गए थे यहाँ के नाट्य विद्यालय के। तो बहुत आते थे वो, जब भी आते थे मेरे घर आते थे, रात 2 रात हम लोग साथ रहते थे, गपशप करते थे। तो कारण जी कहा ही करते थे, उनका बड़ा मशहूर जुमला था कि मैं हर जगह देर से पहुँचता हूँ लेकिन पहुँचता ज़रूर हूँ। वादा नहीं अपना कभी तोड़ता, भले ही मैं चाहे जितनी देर से पहुँचूँ। अच्छा, उनका था भी यही कि अगर आपने उनको खाने बुलाया है 9 बजे या 10 बजे, तो निश्चित रूप से वो 9-10 बजे नहीं आएंगे। ये मान के चलिए आप कि 9-10 बजे वो नहीं आने वाला है। लेकिन अचानक जब सब लोग जा चुके होंगे या जाने की तैयारी कर रहे होंगे,
डाइनिंग टेबल की सफाई वफाई हो रही होगी, 7 घंटी बजेगी और आप समझ जाएंगे कि ये कोई नहीं होगा कारण जी के अलावा। और कारण जी हाजिर है। अरे देर हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा, ये हमको कुछ नहीं, देर हो नहीं, सब जानते थे, सब कहते नहीं कोई देर नहीं, बैठिए आप। और कारण जी हाजिर, बाकायदे पीना खाना होता था, बैठते थे हम लोग, थोड़ी देर हो जाती थी, फिर वहीं सो भी जाते थे। कारण जी की तो अद्भुत आदत थी वो कि वो किसी भी दावत में जाएंगे ज़रूर, लेकिन अचानक कब गायब हो जाएंगे किसी को पता नहीं है। अच्छा, इतने वो थके होते थे दिन भर के काम से लगातार यहाँ वहाँ, कि अचानक पाएंगे कि किसी कोने में वो सोए पड़े हैं। फिर उनको जगाया जाए कि साहब आप यहीं विश्राम करेंगे, कारण जी कि आप जाएँ, वापस जाएँ घर। कि नहीं, मैं वापस घर जाऊँगा। तो अक्सर उनकी गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती थी, चले थे। कभी कभी हम लोग जैसे अंतरंग मित्र होते थे तो कभी रोक लेते थे, वहीं रह जाते थे। तो एक कारण जी की आपने अच्छी याद दिलाई कि एक उनकी अद्भुत आदत थी कि वो कहीं भी जाते थे, जिस समय वो बुलाया जाता था उस समय पर कभी नहीं जाते थे, लेकिन जाते ज़रूर थे। और लोग उनकी आदत को जानते थे और अच्छा भी लगता था हम लोगों को कि फिर कारण जी की दूसरी आदत भी थी कि आप अगर उस शहर में हैं या किसी कोने में हैं तो आपको पता नहीं किस अपने युक्त से, तंत्र से या मंत्र से वो जान जाते थे कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं, और अयाचित किसी भी क्षण वो आपसे मिलने आ जाएंगे। और आप खुद चकित रह जाएंगे कि अरे कारण जी आए हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन कारण जी आए भी और उन्होंने मेरा भी पता भी कर लिया, और अपने काम से इतना व्यस्त समय निकाल कर भी 10 बजे तक भी काम करते अगर रहे हैं तो 11 बजे टैक्सी लेकर आप घर पहुँच जाएंगे ढूंढ ढांढते। देखिए, ये दो अद्भुत उनकी आदतें थीं, और जिससे कहने का आवश्यकता नहीं कि कारण जी इतने सर्वप्रिय व्यक्ति थे, उनके मित्र अनेक थे और बेहद उनसे स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले, श्रद्धा करने वाले थे। और कारण जी की एक ऐसी विशेषता थी संभवतः शायद ही किसी अन्य व्यक्ति में मिले। लेकिन कारण जी, अब मैं फिर कहना चाहूँगा कि कारण जी के साथ शायद जीवन एक लगातार एक क्रूर व्यंग सा करता रहा। कुछ दुर्घटनाएं उनके साथ जुड़ी रहीं, दिल्ली में भी कुछ दुर्घटनाएं हुई, भोपाल में भी हुई। फिर जब वो लगभग काम करने लगे थे, स्थिर हो गए थे वहाँ, तो अचानक डिस्कवर हुआ कि उनको कैंसर है। लेकिन विचित्र बात है कि उसके बाद जो उनका 3-4 वर्षों का जीवन था, वो उतनी सक्रियता से उन्होंने जिया। उस बीमारी की स्थिति में भी वो दिल्ली आते थे, जिस नाटक का निर्देशन करने आए होते थे वो भी करते रहते थे। वो आपसे श्री राम सेंटर में मिलेंगे, मंडी हाउस के नाट्य विद्यालय में मिलेंगे, फिर आपके घर भी आएंगे। और कोई नहीं कह सकता था, अगर जो ना जानता हो कि आदमी इतना सक्रिय है, अभी उसी बेफिक्री से हंस रहा है, मिलजुल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और ये अपने भीतर एक इतनी जानलेवा सांघातिक बीमारी भी कैरी कर रहा है, ढो रहा है, पता नहीं चलता था उनसे। इसलिए जब वो चले गए तो हम बिल्कुल चकित, विमूढ़, स्तब्ध रह गए। अरे अभी भी तो मिले थे, अभी अभी तो आए थे कुछ महीने पहले। हर आदमी ये कहता था, अरे नहीं, ये कैसे हुआ, अभी अभी तो कारण जी आए थे, कुछ महीने यहाँ मिले थे, उस सभा में मिले थे, उस विवाह समारोह में मिले थे, उस संगीत सभा में मिले थे, उस नाटक के उद्घाटन या रंगमंचन के अवसर मिले थे। तो अजीब सा वायड क्रिएट करके वो चले गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कारण जी का एक इतना उत्फुल्ल व्यक्ति, इतना हंसमुख, इतना सक्रिय, इतना वार्म हार्टेड मित्र मिलना असंभव है। ये एक कथाकार, साहित्यकार होने के नाते ये मेरे लिए एक रिडल सा रहा है। और वो इसलिए भी रहा है कि कारण जी को जो कुछ मिलना चाहिए था, कीर्ति, ख्याति, यश, अपयश भी, वो मिलता रहा, मिला। लेकिन आपने कहा ठीक, और मैं कई लोग, अन्य लोग भी लक्ष्य करते थे कि वो उनकी व्यस्तता जो थी, अतिरिक्त व्यस्तता, कहीं न कहीं उस अकेलेपन को, शून्य को भरने के लिए या ढकने के लिए थी। हालांकि हम जैसे अंतरंग मित्रों, खासतौर से मैं तो समझता हूँ, जैसा कि वो कहा भी करते थे कि मैं शायद उनके सर्वाधिक अंतरंग मित्रों में से हूँ, अगर जो 2-4 और रहे होंगे, और प्रारंभ से रहे हैं विद्यार्थी जीवन से। लेकिन मैं भी कभी उसका कारण, ठीक कारण समझ नहीं पाया। प्रेमा जी से उनका प्रेम विवाह हुआ था, किन्हीं परिस्थितियों के कारण, किन्हीं जो उनके दाम्पत्य जीवन के बीच की बात होगी, वो निसंतान रह गए। संतान उनको कभी हुई नहीं, हो भी नहीं सकती थी। प्रेमा जी प्रजनन की योग्य नहीं थी,
रह गई थी किसी दुर्घटना के कारण। एक कारण ये भी हो सकता है। और फिर संभवतः प्रेमा जी खुद एक विदुषी थी, रंगमंच पर भी सक्रिय रहती थी, फिल्में उन्होंने बनाई थी उन्होंने। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगता था कि प्रेमा जी और करण जी के बीच में कुछ ऐसा व्यवधान सा आता गया, जो दंपत के बीच में जो एक एकात्मकता, एक अंतरंगता रहनी चाहिए, वो नहीं रह गई थी। प्रेमा जी भारत भवन भी कम आती थी, भोपाल भी कम आती थी, वो अधिकतर उधर ही रहने लगी थी। और आती थी तो वो प्रसन्न नहीं रहती थी करण जी से। वो मैंने उनको बहुत प्रसन्न मुद्रा में और बहुत ही प्रेम वार्ता करते हुए करण जी से कभी नहीं देखा। और करण जी हंसते रहते थे, हाँ अरे प्रेमा ऐसी ही कहती हैं, वो कहती रहती हैं। वो अच्छा, प्रेमा जी वैसे बहुत ही और कुशल गृहिणी थी, पाक शास्त्री थी। हम लोग जब जाते थे बढ़िया वो व्यंजन बना खिलाती थी, साउथ इंडियन बढ़िया बढ़िया इडली डोसा सब बनाती थी, बहुत बढ़िया सब था। लेकिन एक तरह की रुक्षता प्रेमा जी के व्यक्तित्व में आती गई थी। आप मिले होंगे प्रेमा जी कई कई बार, एक आध उनमें उनके व्यक्तित्व में रुक्षता सी आती गई थी। एक जो कोमलता और होती है, वो कोमलता उनके भीतर धीरे धीरे कहीं कम होती गई थी। एक प्रकार की रुक्षता, उनका चेहरा जो था वो प्रसन्न नहीं रहता था। जैसे कहीं से कहीं कहीं क्रुद्ध है, वो कहीं नाराज़ हैं, कहीं संतुष्ट है। तो ये था। कर्ण जी के ऊपर कोई असर नहीं होता था। कर्ण जी तो ऐसे थे कि वो जैसे कमल पत्र से पानी, चाहे प्रेमा जी हो या कोई हो, तो उनके बेटर क्रिटिक्स भी होते थे, उनसे भी वैसे मिलते जुलते थे कुछ, तो जाहिर कहीं नहीं होने देते थे। लेकिन कहीं उनके भीतर एक वैट था, आपने ठीक कहा। और उसका कारण मैं आज भी तब भी नहीं समझ पाया था, आज भी नहीं समझ पाया हूँ। ये क्यों था, कैसे था, उसका कारण क्या था, ये नहीं समझ पाया। लेकिन था ज़रूर उनकी अति व्यस्तता, अति सक्रियता। उनको मैं स्थिर बैठते हुए शायद ही कभी देखा हो। ऑफिस में वो जो उनको भारत भवन उनको ऑफिस दिया गया था, उस ऑफिस में कभी बैठते ही नहीं थे वो कभी वो कहीं रिहर्सल करा रहे हैं, कहीं किसी कहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं है तो ऐसे ही चल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्शन भी उनका जो होता था, जो बहुत ही विख्यात था उनका संगीत, वो ऐसे ही हुआ था। कब वो धुनें बना लेते थे, कब वो इसका रिहर्सल कर देते थे, नाटक कब पूरा हो गया, और जब सामने आता तब पता था कि बहुत ही परिपूर्ण नाटक है ये। संगीत सर्वोत्तम होता ही था उसका, वो विख्यात थे उसके लिए। फिल्मों में संगीत देते थे, फिल्में बनाई भी थी उन्होंने, काम भी किया था। तो लेकिन ये सब कुछ जो था, जैसे कहीं भीतरी एक अकेलापन था, एक निपट अकेलापन, एक शून्य, एक वायड, वो उसको भरने के लिए था। वो क्यों था, मैं एक साहित्यकार, कथाकार और करण जी का अंतरंग मित्र होने के बावजूद आज तक न समझ सका हूँ, न इस गुत्थी को सुलझा सका हूँ।